नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए इस मंच पर आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत पद्य साहित्य या काव्य जो काव्य खंड है उस पर बात कर रहे हैं। आज हम कविता क्या है, काव्य किसे कहेंगे या काव्य की परिभाषा क्या हो सकती है, साथ ही यह भी देखेंगे कि कविता की जो संरचना है, जो कविता की बनावट है, वो किस तरीके से दिखाई पड़ती है, कविता का जो प्राण है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस क्लास में कवर करेंगे। तो आइए देर न लगाते हुए हम सीधे टॉपिक पर चलें और एक-एक बिंदु पर बात करते हुए चीज़ों को समझें। काव्य जो है वो साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो काव्य होता है वह साहित्य की वह विधा होती है जिसमें किसी कहानी या किसी घटना के माध्यम से बातों को स्पष्ट करने यानी उसको जो श्रोता होता है, जो पाठक होता है, उस तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। इसमें किन-किन चीज़ों की महत्ता होती है, तो इसमें रस, छंद और अलंकार का समावेश होता है। साथ ही प्राकृतिक और सौंदर्य तथा यात्रा या नगर का वर्णन इसमें बखूबी किया जाता है। यहाँ प्रकृति या सौंदर्य या यात्रा या नगर का वर्णन से तात्पर्य है कि यदि हम किसी घटना, परिघटना या दृश्य को देखते हैं, तो उस दृश्य को जो कवि होता है, जो साहित्यकार होता है, उसे कहीं न कहीं अमूर्त रूप में कविता के अंतर्गत प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। और यह अमूर्त रूप जो बिंब बिंब विधान होता है, उसके माध्यम से हमें दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर रस, छंद और अलंकार की योजना को कहीं न कहीं वह अपनाते हुए उसके अंतर्गत जो भाव सौंदर्य होता है यानी भाव के जितने पक्ष होते हैं उनको कहीं न कहीं रखने की कोशिश करता है और वह विषय वस्तु के रूप में किसी भी घटना, परिघटना को, दृश्य को इसमें समाहित करता है। यदि इसे और सरल और सहज भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि कविता उस छंदबद्ध एवं लयात्मक साहित्यिक रचना को कहते हैं जो श्रोता अथवा पाठक के मन में भावनात्मक आनंद की सृष्टि करती है। यानी कविता उस छंदबद्ध या लयात्मक साहित्य का एक सरल और सहज रूप है जिसमें पाठक या श्रोता के मन में भावनात्मक आनंद की सृष्टि होती है। यानी भावनात्मक आनंद कहीं न कहीं उसके मन या हृदय में उत्पन्न होता है जब वह कविता का कहीं न कहीं पठन-पाठन करता है तो। इसमें चिंतन की अपेक्षा कविता में भावनाओं की प्रधानता होती है। यानी चिंतन को कम महत्व दिया जाता है जबकि भावना यानी हृदयगत मनोभावों को इसमें प्रश्रय देने की ज़्यादा कोशिश की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सौंदर्य की अनुभूति से आनंद की प्राप्ति करना होता है। यानी सबसे ज़्यादा महत्व इस बात को दिया जाता है कि इसमें सौंदर्य की अनुभूति से आनंद की प्राप्ति कराया जाए। यानी पाठक या जो भी श्रोता है उसे आनंद कहीं न कहीं मिले। पढ़ने के बाद से वह इसको कलात्मक या रोचकता ढंग से इसको आत्मसात कर पाए। इसीलिए सरल व सहज शब्दों में जनहित अथवा ज्ञान संवर्धन हेतु विविध घटनाओं के माध्यम से पाठकों के हृदय को ज्ञानार्जित करने की इसमें कोशिश की जाती है। यानी सहज और साधारण भाषा में जिस तरह की पाठक होते हैं, जो सामान्य जन होते हैं, उन तक पहुँचाने के लिए सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा उन्हीं के बीच से जो भी घटनाएँ घटती हैं, जो उनके बीच में कहीं न कहीं घटते हुए दिखाई पड़ती हैं, उन्हीं घटनाओं को केंद्र में रखते हुए उसे कलात्मक या कहीं न कहीं रोचक ढंग से प्रस्तुत करने की योजना कवि के अंतर्गत दिखाई देती है, कवि के जनमानस में देखने को मिलती है। अब हम काव्य की परिभाषा को देख लेते हैं कि काव्य की परिभाषा क्या है? यानी किसे हम काव्य कहेंगे? काव्य की परिभाषा को कुछ लोगों ने वर्णित किया है, वो क्या प्रस्तुत किया है, कैसे वो काव्य की परिभाषा देते हैं, तो एक-एक करके हम देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ, आप जानते हैं काव्य शास्त्र के महान एक विद्वान हैं आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने काव्य की जो परिभाषा दी है वो बताते हैं कि रसात्मक वाक्यम काव्य, यानी रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। रस से पूर्ण जो भी वाक्य होता है वो काव्य होता है।
वहीं पंडित जगन्नाथ इस बात की पुष्टि करते हुए बताते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यानी रमणी जो रमणीय अर्थ को व्यक्त करने वाली शब्दावली होती है वह काव्य होती है, अथवा सुंदर जो अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द होता है वह काव्य होता है। सुंदर अर्थ कहने का मतलब होता है कि जो हृदय को भावित कर दे, हृदय में बिल्कुल आनंद की उद्दीप्ति कर दे, हृदय को कहीं न कहीं भाव विभोर कर दे, उस तरह के शब्दों से कहीं न कहीं युक्त जो भी संरचना होती है, जो भी पंक्तियाँ होती हैं, वह काव्य कहलाती हैं। वहीं पाश्चात्य जगत में एक बड़े आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं और उदात्त संप्रदाय के प्रतिपादक भी हैं, लोजाइनस। लोजाइनस ने भी काव्य पर परिभाषा देते हुए बताया है कि जो सर्वश्रेष्ठ कविता वह होती है जो पाठकों को इतना निमग्न और तन्मय कर दे कि वह अपने आप को भूल जाए और ऐसी उच्च भावभूमि पर पहुंच जाए कि बुद्धि शून्य हो जाए और वर्णनीय विषय वस्तु प्रकाश की तरह आलोकित हो उठे। तो वो कहने का तात्पर्य यह है कि वो बताते हैं कि कोई भी कविता सर्वश्रेष्ठ वही हो सकती है जो पाठकों को इतना निमग्न कर देती है, यानी पाठक उसमें पढ़ते-पढ़ते डूब जाता है, उसी की विषय वस्तु में कहीं न कहीं आत्मसात करने लगता है, अपने आप को जोड़ने लगता है और इस तरीके से उस उच्च भूमि तक पहुँच जाता है कि अपने होने या न होने का बोध ही नहीं रह जाता, यानी वह बिल्कुल बुद्धि से शून्य हो जाता है। अब इस तरह की स्थिति यदि किसी कविता में हो पाती है, इस तरह का विषय वर्णन अगर कहीं की कविता में प्रकाशित हो पाता है, जो पाठक को बाँध पाए, पाठक को अपनी ओर आकर्षित कर पाए, तो वो निश्चित तौर पर कविता कहलाने के योग्य अपने को उद्भातित कर पाती है। तो ये लोजाइनस का जो मत है, ये काफ़ी सारगर्भित दिखाई पड़ता है कविता को समझने के हमें पक्ष में। अब हम जो हिंदी के कुछ विद्वान हैं जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इनके मत को देख लेते हैं। ये बताते हैं कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होता है, यानी कविता का जो विषय होता है वह मनोरंजक पूर्ण होता है और उपदेश देने वाला होता है, यानी जो पाठक होता है उसको मनोरंजित तो करे ही, साथ ही साथ कुछ संदेश दे, कुछ उपदेश दे, जिससे वह अपने अंतर जो साहित्य की जो साहित्य का जो उद्देश्य है, साहित्य का जो मर्म है, उसको कहीं न कहीं उद्घाटित कर पाए, उसको कहीं न कहीं अपने अंतर्मन में समाहित कर पाए। तभी वह संवेदना के स्तर पर एक मनुष्यता को विकसित कर पाएगा, मानवीय जो गुण है उसको विकसित कर पाएगा, जो कि साहित्य के उद्देश्यों में कहीं न कहीं निर्धारित किया जाता है। वहीं जयशंकर प्रसाद जी का मत है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति होती है, यानी जो कवि होता है, जो जो दृष्टा कहीं न कहीं घटना का मुख्य दृष्टा होता है और वह जब घटना को देख रहा होता है तो उसकी जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को वह जिस तरीके से प्रस्तुत करता है, जिस संकल्पनात्मक स्थिति में उसको उद्भाषित करता है, उसकी अनुभूति ही कहीं न कहीं काव्य कहलाती है। तो जयशंकर प्रसाद की यह परिभाषा भी कहीं न कहीं यहाँ पर प्रासंगिक देखने को मिलती है। वहीं जो हिंदी क्षेत्र के महान विभूति कहे जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका जो मत है वह यह कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। यानी जिस तरीके से यह कहा जाता है कि जब हम ज्ञान दशा की स्थिति में जाते हैं, तो वहाँ पर आत्मा से मुक्ति हो जाती है। यानी हम बिल्कुल आत्मा के उस भेद को, जो कि हम कहीं न कहीं माया, कल, छपट इस तरह के रवैये में पड़े होते हैं, जब हम इससे मुक्त हो जाते हैं, बिल्कुल विमुक्त हो जाते हैं, तो हम ज्ञान दशा की स्थिति में पहुँच जाते हैं। यानी आत्मा परमात्मा के भेद में कहीं न कहीं कोई इस तरह का बाधा उत्पन्न करने की प्रवृत्ति नहीं रह जाती, तो ये ज्ञान दशा की स्थिति होती है। ठीक उसी तरह से हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, यानी हृदय का आत्मसात हो जाना, हृदय का जितने भाव हैं हृदय में वो संचित हो जाना, हम हृदय से शून्य हो जाते हैं। जैसे कि लोजाइनस ने अभी-अभी ऊपर की परिभाषा हम लोगों ने देखा भी कि उन्होंने कहा कि हृदय शून्य हो जाता है। ठीक वही स्थिति यहाँ पर मुक्तावस्था हो जाने का मतलब है हृदय में जो भी प्रवृत्तियाँ निहित हैं, जो भी विचार निहित हैं, वो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। और वह शून्य कैसे होते हैं? जब रस दशा की उत्पत्ति होती है, जब रस का कहीं न कहीं भावना की स्थिति उसमें डेवलप हो जाती है, तो हम हृदय से शून्य हो जाते हैं।
तो ये जिस तरह से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ठीक उसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की मुक्ति की इसी साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती आई है, उसे ही हम कविता कहेंगे। तो जो कहीं न कहीं ये रचनाकार, ये जो कहीं न कहीं जो आलोचक हैं, समालोचक हैं, कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उन लोगों के मत से जो भी कविता के पक्ष में कहा जा सकता है, कविता को समझने की दृष्टि हम पर निहित हो पाती है, उसको हम यहाँ पर भली-भाँति सोच और समझ पाते हैं। अब हम कुछ बिंदुओं से ये देखें कि जो कविता है वो क्या है, उसको सहज रूप से हम कैसे समझ पाएँ। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कविता एक मौन की अभिव्यक्ति है, यानी बिना बोले कुछ कह देना, बिना कुछ कहे कुछ व्यक्त कर देना, ये कविता के अंदर की एक खूबी है, गुण है। दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि कविता एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, यानी वह आपके संस्कृति को, आपके उस कहीं न कहीं परंपरा है, उसकी कहीं न कहीं जो संस्कार हैं, उसको निर्मित करने की कोशिश करती है, उसको उद्घाटित करने की कोशिश करती है। कविता एक प्रतिक्रिया है जो संवेदनाओं से और भावनाओं से बौद्धिक के साथ समाज में याद रखे जाने योग्य शब्दों में सौंपी जाती है। यानी एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो संवेदनाओं से और भावनाओं से बौद्धिकता के साथ समाज में याद रखे जाने वाले शब्दों में पिरोई जाती है। यानी वो आने वाली पीढ़ियाँ, जो समाज के लोग हैं, वो उसे किस तरीके से अपने अंतर्मन में समाहित कर पाएँ, उसे आत्मसात कर पाएँ, इस तरह से शब्दों में पिरोना कवि की एक बखूबी अपनी एक तत्क्षणिकता बताती है, अपनी एक कहीं न कहीं अलग एक भावभूमि निर्मित करती है। यही कहीं न कहीं कविता की एक प्रक्रिया है, जो वह शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करता है उन विचारों को, जिसको वो कोई साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता, उस घटना को उस तरीके से नहीं देख पाता। जो कवि होता है, जो रचनाकार होता है, उसके मानस पटल में वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से कविता समाज को याद रखने योग्य शब्दों के माध्यम से जो सौंपी गई योजना होती है, वह होती है। कविता में भाव एवं कल्पना की प्रधानता होती है। जो कविता होती है, उसमें भाव और कल्पना की प्रधानता होती है। बिना कल्पना के कहीं न कहीं कविता की संरचना कर पाना मुश्किल है। तो इसीलिए उसमें भावना की भी प्रधानता होती है और कल्पना की भी प्रधानता होती है। कल्पना के माध्यम से ही जो कवि होता है, वह ऊँची उड़ान उड़ता है, वह दूरदर्शी जो घटनाएँ हैं, दूरदर्शी जो दृश्य हैं, दूरदर्शी जो विचार हैं, उसको प्रस्तुत कर पाता है। तो इसलिए कविता में कहीं न कहीं कल्पना की और भावना की प्रधानता बखूबी देखने को मिलती है। कविता में कवि अनुभूति की अभिव्यक्ति रहती है। यानी कविता में जो कवि होता है, वह जिन घटनाओं को जैसे देखता है, ठीक वैसे ही वो प्रकट करने की कोशिश नहीं करता। उसे सर्वप्रथम पहले जनमानस के उन स्थितियों को अपने अंतर्मन में कहीं न कहीं संयोजित करता है, और उसके बाद फिर जब रचना करता है, तो उस अनुभूति को अपनी अनुभूति के साथ जोड़ते हुए उसे कविता के रूप में संचरित करने की कोशिश करता है, उसे सृजित करने की कोशिश करता है। तो इसलिए कविता में कवि अनुभूति की अभिव्यक्ति समाहित दिखाई पड़ती है। कविता मनुष्य को मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाती है। कविता ही एक ऐसी पक्ष है, ये कविता ही एक ऐसी विधा है, या साहित्य की समग्र विधाओं को कहा जाए तो यहाँ पर गलत नहीं होगा कि वो ऐसी विधा है जो मनुष्य को मनुष्यता की भूमि पर उद्घाटित करने की कोशिश करती है। यानी मनुष्य कविता पढ़ने के बाद या साहित्य पढ़ने के बाद वह मनुष्य नहीं रह जाता जो पहले का मनुष्य होता है। वह अपने को विचार और भावना के स्तर पर बदलता हुआ, परिवर्तित करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसलिए कविता मनुष्य को मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाती है। कविता केवल रसात्मक या कर्णप्रिय अभिव्यक्ति नहीं होती, बल्कि कविता वह है जो कानों के माध्यम से हृदय को आंदोलित कर दे। यानी केवल कानों को प्रिय लगे या केवल रस की उत्पत्ति करे, ऐसी कविता का मूल उद्देश्य नहीं होता, बल्कि वह आनंद के साथ-साथ जो ज्ञान देना है, जो संदेश देना है, उसकी भी भावाभिव्यक्ति कर पाए, यह कविता का मूल कहीं न कहीं उद्देश्य होता है, और वह अपने पाठक या अपने श्रोता के हृदय में इस तरीके से घर कर जाती है, इस तरीके से बैठ जाती है कि कविता रोचक तो लगती ही है, साथ ही साथ जो कवि के माध्यम से जो संदेश देने की भावना होती है, जो
जो वह अपने पाठक तक पहुँचाने की कोशिश करता है, उसे भी वह आसानी से आत्मसात कर पाता है। तो इस तरीके से कविता की यह स्थिति को हम यहाँ पर देख और समझ पाते हैं कि कविता किन-किन रूपों में दिखाई पड़ती है, कैसे समझ में आती है। अब हम कविता की संरचना को देख लेते हैं। कविता की जो संरचना होती है, कविता की जो बनावट होती है, वो किस तरीके से दिखाई पड़ती है। तो कविता की पूरी संरचना 2 पक्षों में व्यक्त की जाती है। एक है भाव पक्ष और दूसरा है कला पक्ष। यानी अगर इसे और भी सहज समझने की कोशिश करें तो कविता तभी पूर्ण मानी जाएगी जब वह भाव पक्ष और कला पक्ष की कसौटी पर खरी उतरे, तभी कविता को पूर्ण माना जाता है। यदि किसी एक तत्व की प्रधानता ज़्यादा हो जाती है तो कविता कहीं न कहीं कमज़ोर महसूस होती है। इसीलिए दोनों पक्षों की संतुलित स्थिति हमेशा देखने को मिलती है कि अगर यह संतुलन की स्थिति दिखाई पड़ती है तो निश्चित तौर पर कविता को पूर्ण माना जाता है। भाव पक्ष में यदि हम देखें तो भाव पक्ष में जिस बिंदुओं को देखने या समझने की कोशिश कविता के माध्यम से की जाती है, यानी कवि जिस रूप में भाव पक्ष को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, उसमें इसमें कहीं न कहीं विषय वस्तु को प्रधानता दी जाती है। कहने का तात्पर्य ये कि यह आंतरिक संरचना है, यानी कविता की जो आंतरिक स्थिति होती है वो भाव पक्ष है और इसमें विषय वस्तु को प्रधानता दी जाती है। जिस विषय वस्तु को जो लेखक है वो उठाना चाहता है, जिसे प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, वो इसमें समाहित होती है। यानी जो कोई घटना होती है, दृश्य होता है, तथ्य होता है, विचारधारा होती है, जिससे कवि कहीं न कहीं उसे प्रस्तुत करने की कोशिश कविता के माध्यम से कर रहा होता है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो विचारधारा की जो बात होती है, वो यहीं भाव पक्ष में ही दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त इसमें समस्त वर्ण विषय शामिल होते हैं, यानी जितने भी वर्ण विषय होते हैं, चाहे कथानक हो, चाहे वो कथा की जितनी भी पद्धतियाँ होती हैं, जिस तरीके से भी कवि घटनाओं को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, वो सारे वर्ण विषय यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसमें भावना, कल्पना, विचार व संदेश की प्रधानता होती है, यानी भावना को प्रधानता दी जाती है, विचारों को प्रधानता दी जाती है, कल्पना तो इसमें ज़रूरी दिखाई पड़ती है। साथ ही संदेशों की जो भी संदेश पाठक तक पहुँचाने की योजना होती है, उसकी कहीं न कहीं भावभूमि यहाँ देखने को मिलती है। इसका रस से सीधा संबंध होता है, यानी इसमें भाव योजना तथा संवेदना का प्रश्रय दिखाई देता है, वहाँ प्रस्फुटन दिखाई देता है, तभी तो वह कविता की निर्मिति में वो सारे संदेश, वो सारे तथ्य, वो घटना, वो विचार को प्रस्तुत कर पाने में सक्षम हो पाता है, जिससे वह अपने पाठक तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस तरीके से भाव पक्ष में ये बिंदु हमें देखने को मिलते हैं। वहीं कला पक्ष में अगर बात करें तो कला पक्ष एक बाहरी स्वरूप होता है, यानी जो बाहरी रूप है, और कला पक्ष में हम बाहरी रूप में बनावट क्या होती है, आकार, उसकी आकार क्या होते हैं, उसकी शिल्प योजना किस तरीके से प्रस्तुत की गई होती है, तो इन सभी चीज़ों को देख पाते हैं। जैसे एक मकान, एक भवन की जो आंतरिक संरचना है, वह भाव पक्ष हुआ, लेकिन जो बाहरी संरचना है कि उसकी जो डिज़ाइनिंग है, जो उसकी खूबसूरती है, जो उसकी जो भी स्थिति जिसको आँखों से हम देख पाते हैं, वो स्थिति हम कला पक्ष के रूप में समझ सकते हैं। तो कला पक्ष में वर्णन शैली के सभी अंग इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। जितने भी वर्ण शैली है, वर्णन करने के जितने भी स्वरूप हो सकते हैं, वो सभी कुछ यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर सभी एक-एक करके प्रस्तुत होते हैं। इसमें रस, छंद, अलंकार, रीति के अंतर्गत गुण व जो वृत्तियाँ होती हैं उसको यहाँ देखा जाता है। साथ ही शब्द शक्तियाँ यानी अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, भाषा शैली, संगीतात्मकता जिसको गेयता भी बोलते हैं, नाद योजना भी कहीं-कहीं इसकी प्रस्तुति के रूप में देखी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत व अप्रस्तुत विधान आदि की स्थिति पर भी मूल्यांकन किया जाता है। यानी कला पक्ष के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं को एक-एक करके समायोजित किया जाता है, एक-एक करके देखने की कोशिश किया जाता है। जब हम किसी भी कविता की दृष्टि से, कविता के पाठक की दृष्टि से जब चीज़ों को पढ़ते हैं, तो इसकी स्थिति को हम उस तरीके से नहीं समझ पाते, क्योंकि कविता को सहज और सरल रूप में कवि प्रस्तुत किया होता है और उसको हम इन बिंदुओं के स्तर पे जाकर चीज़ों को नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम एक गहन अध्येता के रूप में, जब हम एक समीक्षक के तौर पर, एक आलोचक के तौर पर कविता को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें कविता में भाव पक्ष और शिल्प पक्ष की बारे में, शिल्प पक्ष के बारे में जानने की ज़रूरत पड़ती है
और यह देखने की आवश्यकता पड़ती है कि कविता में जो भाव पक्ष है वो कवि के किन रूपों को प्रस्तुत कर रहा होता है कविता के माध्यम से, तथा उसके कला पक्ष में किन रूप प्रस्तुत क्या-क्या उसकी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम कबीर के किसी दोहे को लें, तो कबीर के दोहे में जो विचारधारा है, जो वो संदेश देना चाहते हैं जनमानस को, वो उसका भाव पक्ष हुआ। लेकिन उसमें किस तरह के रस का कहीं न कहीं प्रश्रय दिया है, किस तरीके की अलंकार को उसमें कहीं न कहीं उद्घाटित करने की कोशिश की है, कौन-सी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, क्या उसमें भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग है, तद्भव शब्दों का, विदेशी शब्दों का या देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन सबको अगर ध्यान दिया जाने लगता है या कहीं न कहीं उसमें संगीतात्मकता है या प्रस्तुत विधान, अप्रस्तुत विधान का वर्णन किया गया है कि नहीं, तो छंद क्या है, इन सभी चीज़ों की जब हम बात करने लगते हैं तो ये कविता का कला पक्ष होता है, जिसको हम एक गहन अध्येता के रूप में समझ और जान पाते हैं। तो इस तरीके से जो कला पक्ष है और भाव पक्ष है उसको हम बखूबी देख और समझ पाते हैं। अब हम समग्र रूप में देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कविता में किन बिंदुओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कविता गद्य से कैसे अलग है, कविता किसे कहेंगे, कविता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। कविता में कार्य की अनुभूति, उक्त वैचित्र्य, संप्रेषणीयता और अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कविता होती है उसमें जितने भी घटनाएँ होती हैं, जितने भी दृश्य होते हैं, जितने भी भाव व्यंजना होती है, जितने भी कहने के तरीके होते हैं, उसकी प्रस्तुति होती है और इसमें कहीं न कहीं सहज और सरल ढंग से चीज़ों को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। और इसमें अलंकार, रस, छंद अलंकार का इसका प्रयोग तो हम बखूबी देख ही पाते हैं। कविता में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। स्वतंत्र कल्पना की उड़ान कहने का तात्पर्य है कि जो कवि होता है, वह एक रुकावट तक नहीं, लेकिन उसकी ऊँचाई बहुत दूर तक होती है। वह भविष्य के उन सभी बिंदुओं तक पहुँचने की कोशिश करता है, जिसकी कल्पना भी कोई कर नहीं पाता। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। यानी जहाँ तक सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती है, उस कोने तक, उस सूक्ष्म बिंदु तक, उस सूक्ष्म स्थान तक कवि की अपनी कल्पना दृष्टि पहुँच जाती है। इसीलिए कवि, कवि होता है। अगले बिंदु है कि कविता में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि सभी प्रायः विशिष्ट होते हैं क्योंकि इनके अंतर्गत गूढ़ार्थ भाव निहित होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी कविता में शब्द होते हैं, जो वाक्य की निर्मिति होती है, जो अर्थ उससे प्रस्तुत होते हैं, वो सभी विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट कहने का मतलब वो कोई खास संदेश दे रहे होते हैं। एक-एक शब्द में एक-एक गूढ़ार्थ जो अर्थ होता है वो निहित होता है, गूढ़ अर्थ की प्रतीति उसमें होती है। इसीलिए कविता को समझना थोड़ा टेढ़ा कार्य होता है, उसको समझने के लिए एक खास आपकी शिल्प योजना चाहिए, खास एक अर्थ निहित शब्दों की शैली आपके पास होनी चाहिए, आपको बहुत सारे जो हिंदी के शब्द हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कविता को आसानी से समझ पाएँगे। खासकर कुछ कवि तो ऐसे हैं जो सहज और सरल भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि क्लिष्ट भाषाओं का प्रयोग अपने कविता की पंक्तियों में करते हुए नज़र आते हैं। इसीलिए उनकी कविता को पढ़ने के लिए आपको उस शब्दों के पीछे के जो स्थिति है, उसके निहितार्थ है, जो अर्थ हैं, उसको जान लेने की ज़रूरत पड़ती है। खासकर आप जो कहीं न कहीं आधुनिक युग के जो कवि हैं, जैसे मुक्तिबोध हैं, उनको जब आप पढ़ते हैं तो उनकी कविता को पढ़ना टेढ़ी खीर के समान महसूस होता है। उसके अर्थ को जब तक आप नहीं समझ पाते तब तक चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे। इसी तरीके से अज्ञेय हैं, अज्ञेय की कविता भी इसी तरीके से दिखाई पड़ती है। अगला पॉइंट है कि कविता शब्दों की नई सृष्टि होती है, इसीलिए इसका कोई भी शब्दकोशीय अर्थ से प्रतिबंधित नहीं होता, बल्कि जीवन की अनुभूतियों से इसका भावात्मक संबंध होता है। कविता में जो भी शब्द पिरोए जाते हैं, वो नए शब्द होते हैं। अगर हम उसे कोशिकीय यानी अगर उसे हम कोश ग्रंथों में ढूँढने की कोशिश करें, तो बहुत ऐसे शब्द होंगे जो कोशों में नहीं मिलते हैं। तो शब्दकोशों में ढूँढने से बेहतर है कि उसको जीवन के अर्थ में समझें, उसे आम जनजीवन में समझें, क्योंकि आम जनजीवन के ही शब्दों को, आम जनजीवन के ही उन बोलचाल की भाषा का प्रयोग कवि अपने कविता के माध्यम से कर रहा होता है। कविता में उक्ति, वैचित्र्य और अलंकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसमें किसी बात को संक्षेप रूप में व सांकेतिक रूप में कहने की प्रवृत्ति होती है।
कहने का तात्पर्य यह है कि जो उक्ति वैचित्र्य होता है, यानी जो कवि कहना चाहता है, जो अपने शब्दों में छुपा कर कहने की कोशिश करता है, उसकी प्रवृत्ति अधिकाधिक रूप में देखने को मिलती है और इसमें संकेतों का जहाँ तक है सांकेतिक शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर देखने को मिलता है। औ और वो सांकेतिक शब्द संक्षेप रूप में होते हैं, यानी संक्षेप में बहुत सारी चीज़ें कहकर कवि अपने भावों को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस तरीके से इसमें विशिष्ट शब्द या विशिष्ट अर्थ की अनुभूति होती है और सांकेतिक भावों से कवि बहुत सारे बिंदुओं को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। इसीलिए कविता को समझना, कविता को कहीं न कहीं जानना थोड़ा-सा टेढ़ी-खीरे होती है और कविता छोटी मुँह बड़ी बात कहने की स्थिति में दिखाई पड़ती है। कविता में किसी बात, घटना, तथ्य अथवा प्रसंग को कहने हेतु सांकेतिक रूप का ही प्रयोग किया जाता है। जैसा कि ऊपर हम ज़िक्र भी कर रहे थे कि कोई भी घटना, कोई भी तथ्य, कोई भी इस तरह के दृश्य को कहने के लिए जो कवि होता है वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। यानी एक भाषा में कई निहितार्थ अर्थ छुपे होते हैं, कई तरीके के अर्थ छुपे होते हैं। तो वो उसी तरह के सांकेतिक अर्थों का, सांकेतिक शब्दों का प्रयोग कर देता है और उसके माध्यम से वह अपने पाठक को उस दूरदर्शी दृष्टि तक पहुँचाने की कोशिश करता है जिसकी अनुभूति वह स्वयं कर चुका होता है या जिसको कराने की वो उसकी पहल होती है। तो इस तरीके से जो जो वह बात को कह रहा होता है, जिस बिंदु तक अपने पाठक को पहुँचाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे वह आसानी से यहाँ पर कह और समझा पाता है। तो सांकेतिक रूप का प्रयोग यहाँ पर कविता में देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगला जो बिंदु है वो है कि कविता में वाक्य पूर्ण नहीं होते, जैसा कि गद्य में दिखाई पड़ते हैं तथा इसमें व्याकरण के नियमों का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। स्पष्ट है कि जो वाक्य होते हैं वो पूर्ण नहीं होते, जैसे कि गद्य में आप देखेंगे तो गद्य में जो भी वाक्य होते हैं वो पूर्ण होते हैं, उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया ये सारी चीज़ें से निर्मित होती है, यानी जो व्याकरण के नियम है उसके माध्यम से वाक्यों की संरचना होती है। लेकिन कविता में जो कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया, ना तो इसका ध्यान दिया जाता है, ना ये देखने की कोशिश की जाती है कि क्रिया कहाँ पर है और कर्ता कहाँ पर है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लयात्मकता होती है, जो छंदबद्ध योजना होती है, वह कविता की मूल अभिव्यक्ति है, जो उसका प्राण है। इसीलिए कविता में कहीं न कहीं जो वाक्य संरचना होती है, वो अपूर्ण होती है और कहीं न कहीं उसके अपूर्ण भाव ही वो सारे मर्म को प्रस्तुत करते हैं जो जिस मर्म को कवि पहुँचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो निश्चित तौर पर मुझे आशा है कि आपको कविता की जो समझ है, कविता के बारे में जानने की एक जो जिज्ञासा होगी, वो इन बिंदुओं के माध्यम से निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगी। अ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको कविता के जितने भी पक्ष हैं, कविता क्या है, कविता की परिभाषा कैसे हम समझ पाएँगे, कविता की संरचना कैसे निर्मित होती है या विधान है, उसको समझने की कोशिश इस आज के हम इस विषय के माध्यम से किए। मुझे आशा है कि आपको ये जो पहल है वो पसंद आ रही होगी। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अन्य मित्रों तक ये सूचनाएँ पहुँचे इसके लिए शेयर भी करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले क्लास में पुनः एक नए टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।